Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start our new topic, that is process validation. We have already covered the concept of validation as well as qualification, and now we are going to study process validation in detail. Process validation begins after the qualification is complete. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था, और उसके बाद जो है हमने क्वालिफिकेशंस जो है उसको भी हमने स्टडी की, और हमने इसमें जो है वो उनकी फर्दर टाइप्स जो है वो देखी थी, कितनी टाइप्स होती हैं, उनके रीज़न क्या होता है उन टाइप को फॉलो करने का, ये डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की जाती है। तो ये सारे जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। लेकिन आज चूँकि हमारा जो पर्पस है या टॉपिक है वो प्रोसेस वैलिडेशन है, कि कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे या क्रिटिकल पैरामीटर्स होंगे जो पहले ही मॉनिटर किए जाएंगे, ताकि अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो विद इन एक्सेप्टेंस या क्राइटेरिया में हो, या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को जो है वो फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस वैलिडेशन को। प्रोसेस वैलिडेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड and administered in the same way as qualification by the writing, issuing of protocols, and the accumulation and review of data against acceptance criteria. आप अगर क्वालिफिकेशन को रिकॉल अगर रिवाइज़ करेंगे तो उसमें हमने इन डॉक्यूमेंट्स की बात की थी कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, अगर हम प्रोसेस वैलिडेशन की बात करें तो वो सेम होते हैं जो क्वालिफिकेशन में जो है वो हमने स्टडी किया है। The US FDA defines the process validation as the documented evidence which provides the assurance that a specific process produces a product meeting the specification. FDA जो है US FDA है डिफ़ाइन करता है प्रोसेस वैलिडेशन को कुछ इस तरह कि प्रोसेस वैलिडेशन भी इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ही होता है जो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आपका जो प्रोसेस जो फॉलो किया आपने और जो उन्होंने रिजल्ट्स जो हैं वो आए उस प्रोसेस से, वो मीट कर रहे हैं स्पेसिफिकेशंस को। उसे जो है वो हम कहते हैं प्रोसेस वैलिडेशन, जो इटसेल्फ जो है वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है। अब हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि किस तरह जो है वो वैलिडेशन की जाती है, डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल वैलिडेशन है वो किस तरह की जाती है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो चेक किए जाते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग वैलिडेशन है। तो इस तरह हम उनके जो पॉइंट वाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल वैलिडेशन। रॉ मटेरियल जैसे कि आप जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो है वो इसकी वैलिडेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है रॉ मटेरियल की, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है या कोई रेजिडुअल सॉल्वेंट है, इनमें अगर कुछ इम्प्योरिटी अगर जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब अगर ज़्यादा है, या देखा जाए कि वो अगर आपकी प्रोडक्ट को या प्रोसेस को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सारे अगर पहले से ही वैलिडेटेड होंगे, इनकी वैलिडेशन भी होगी, या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती हैं इनकी स्टोरेज की, या जो भी इनका एक स्पेसिफिक जो है वो इनके पैरामीटर्स हैं, तो वो पहले ही फॉलो किए जाते हैं, ताकि अगर बाद में हम प्रोसेस स्टार्ट करें या हमारी प्रोडक्ट जो बन रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो हम इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं रॉ मटेरियल की वैलिडेशन के लिए। One of the major causes of product variation or deviation from specification is the variation observed in raw materials. देखा जाए तो रॉ मटेरियल से ही अगर हम लिंक करना चाहें प्रोडक्ट वेरिएशन को, तो वो रॉ मटेरियल से ही होगी।
अगर आपके रॉ मटेरियल में वेरिएशंस हैं तो आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन आएंगी या डेविएशन आ सकती हैं। इसीलिए हम जो है क्रिटिकल पैरामीटर्स जो हैं रॉ मटेरियल के हवाले से वो पहले ही एवेलुएट कर रहे होते हैं कि ताकि जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट में ना आए। The critical parameters evaluated by the raw material validation are the following. अब जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जो एवेलुएट किए जाते हैं रॉ मटेरियल की वैलिडेशन के लिए, उसमें सबसे पहले आता है इम्प्योरिटी प्रोफाइल एंड रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। इम्प्योरिटी प्रोफाइल क्या है, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स कौन से हैं जो आपकी प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा कलर, absence of particular contamination and satisfactory microbiological proof। ये क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जो पहले ही इवेलुएट किए जाते हैं ताकि इनका इम्पैक्ट, अगर इनमें कोई वेरिएशन आ रही है तो इनका इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्ट पे आएगा। अगर इनमें कोई वेरिएशंस हैं तो आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस आएंगी, उसमें डेविएशन आ सकती है। तो यही है कि बाद में अगर प्रोडक्ट जो है वो डिस्टर्ब हुई तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। इसीलिए वैलिडेशन रॉ मटेरियल की भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए जो भी रॉ मटेरियल है उसमें ये भी चेक करना होता है कि उसमें कोई कंटामिनेशन ना हुई भी हो और जो उसका माइक्रोबायोलॉजिकल प्रूफ है वो सेटिस्फैक्ट्री हो। फिर हम बात करते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन की। The major objective of a cleaning validation program is to provide adequate levels of assurance to avoid problems in the routine manufacturing operations। क्लीनिंग वैलिडेशन भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इस तरह के क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोग्राम जो है प्रोवाइड किए जाएं, मतलब ताकि जो है आपकी जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं, रूटीन में जो प्रोडक्शन हो रही है इनकी, तो उसमें ये एश्योरेंस प्रोवाइड करे कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अगर प्रॉपर क्लीनिंग हुई भी होगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ़ होगी और स्टेबल कर आएगी, क्योंकि उसी में ही अगर आपने कहीं पे अगर प्रॉब्लम आती है क्लीनिंग में तो फिर उसका इम्पैक्ट आपकी सेकेंड प्रोडक्शन में भी जाता है। जैसे हम कहते हैं अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गई या क्रॉस कंटामिनेशन हो जाती है तो इसकी वजह से जो है वो आपकी प्रोडक्ट पे जो है वो उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये क्लीनिंग वैलिडेशन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। The problem that can be arise in the absence of cleaning validation are as follows। अगर क्लीनिंग वैलिडेशन ना की गई तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे जो है वो फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन विद हाईली पोटेंट एंड और सेंसिटाइजिंग एजेंट एंड कंटामिनेशन विद अनइंटेंडेड मटीरियल्स। अब वो होगा यही कि अगर क्लीनिंग ना हुई और पहले से ही उसमें कोई अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट है और उस वही जो अनवांटेड मटेरियल हैं वो आपके पेनिट्रेट कर जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट में, या अगर आपकी क्लीनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आता है, कंटामिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं रहती। तो क्लीनिंग वैलिडेशन भी बहुत ज़रूरी है और इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट पे भी है। इक्विपमेंट क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जो भी क्लीनिंग वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इक्विपमेंट की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग ही होगी, या अगर हम बात करें उनके एनवायरनमेंट की तो वो उसमें सब में ही आ जाता है क्लीनिंग वैलिडेशन। लेकिन ज़ाहिर है जो एक डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आपकी प्रोडक्ट है उसमें इक्विपमेंट की बात आ जाती है। तो इक्विपमेंट अगर प्रोसेस में अगर जैसे ऑपरेशन में है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाई है तो इक्विपमेंट से ही ज़ाहिर कॉन्टैक्ट है उसका, तो इक्विपमेंट की जो क्लीनिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। और क्लीनिंग के लिए इक्विपमेंट की
ज़रूरी ये होता है कि पहले जो है उस इक्विपमेंट को हम डिसअसेंबल कर लें। ज़्यादा पहले तो असेंबल ही हुआ होता है इक्विपमेंट जब भी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें क्लीनिंग करनी है तो उसमें फिर पहले सबसे इक्विपमेंट को जो है वो डिसअसेंबल किया जाता है, फिर वॉश किया जाता है। और वॉश करने के लिए भी जो भी SOPs हैं उसकी वॉशिंग के लिए कि कौन सा जो है वो हमें क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज़ करना है, तो वो सारे SOP में मेंशन होते हैं। वही क्लीनिंग सॉल्यूशन जो है वो हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए। और फिर जब वॉशिंग का जो सारा पीरियड जो हमें देना होता है अगर वो हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो रिंस करके और फिर रीअसेंबल किया जाता है इक्विपमेंट को। तो क्लीनिंग वैलिडेशन, ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ कंसिडर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वैलिडेशन ऑफ नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स के। नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें एवेलुएट करने पड़ेंगे। द की प्रोसेस वेरिएबल शुड बी मॉनिटर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। जितने भी उसके की प्रोसेस वेरिएबल्स हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं और उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। फॉर अ सिंपल टॉपिकल और ऑरल सॉल्यूशन क्रिटिकल पैरामीटर्स शुड बी द फॉलोइंग। जैसे कि यहाँ पे अब नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिकल और ऑरल सॉल्यूशन की, कि इनके क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं जो हमें पहले ही इवेलुएट करने होते हैं, या हमें जो भी उसके SOP में मेंशन है या उसका जो प्रोसेस किस तरह हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो हमें देखने पड़ते हैं कि जितने भी हम फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। सो फॉर अ सिंपल टॉपिकल और ऑरल सॉल्यूशन critical parameters should be the following. Order और rate of addition of ingredients, बहुत ही important point है कि किस order से या किस rate से जो है वो हमें ingredients को add करना है। pH, उसको pH उसकी क्या requirement है उसकी pH की, और mixing time क्या देना है, light sensitivity during प्रोसेसिंग के दौरान जो है वो लाइट सेंसिटिविटी भी जो है वो कंसिडर की जाती है, देखी जाती है, ये भी क्रिटिकल पैरामीटर में आता है। उसके अलावा टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड फिलिंग, टाइम क्या जो है वो हमें रखना है ड्यूरिंग या बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड फिलिंग। तो ये जो है बात हो रही है टॉपिकल और ऑरल सॉल्यूशंस की। इसके अलावा अगर हम बात करें ओरल टैबलेट्स की, इन केस ऑफ एन ओरल टैबलेट मैन्युफैक्चर बाय ग्रेनुलेशन एंड कंप्रेस, द क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। इससे पहले तो हमने ओरल टॉपिकल सॉल्यूशन की बात की थी, यहाँ पे जो है अब अगर हम बात जैसे नॉन स्टेराइल की बात हो रही है, तो इसमें सेकंड है अगर कि ओरल टैबलेट्स की अगर बात की जाए जो मैन्युफैक्चर होता है ग्रेनुलेशन एंड कंप्रेस से, तो जो इनके जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनमें क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सारा टैबलेट जो है वो मैन्युफैक्चर होगी तो ये इम्पॉर्टेंट ही पैरामीटर होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना। उसके अलावा उसका ब्लेंडिंग टाइम, ग्रेनुलेशन टाइम एंड स्पीड, उसका ग्रेनुलेशन टाइम क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ड्राइंग टाइम क्या है, एंड फाइनल मॉइस्चर कंटेंट। हमने अगर ग्रेनुलेशन स्टार्ट हो गया उसके बाद जो है वो हमने पहले ग्रेनुलेशन टाइम की बात की, उसकी स्पीड की बात की, उसके अलावा ड्राइंग टाइम भी होता है ताकि जो है वो ड्राई हो आपकी प्रोडक्ट, और उसके अलावा उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है फाइनल वो कितना आ रहा है। ये सारे इवेलुएट किए जाते हैं कि जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं और कितना आना चाहिए। तो ड्राइंग टाइम एंड फाइनल मॉइस्चर कंटेंट वो भी जो है वो चेक किया जाता है, या वो भी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर है टैबलेट का। उसके अलावा टैबलेट हार्डनेस आप जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप परफॉर्म भी कर चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट है ज़ाहिर है फ्रैबिलिटी है, डिसइंटीग्रेशन है।
तो ये भी जो है वो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर में आता है अगर हम टैबलेट की बात करें। उसके अलावा लुब्रिकेशन लेवल कितना है, टैबलेट का वेट, ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ये सारे वही टर्म्स हैं जो हम अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में जो है वो हमने स्टडी किए हैं। ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है। उसके अलावा स्प्रे रेट ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन, अगर कोई फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन यूज़ किया जा रहा है तो उसका स्प्रे रेट क्या होगा। इनलेट एंड आउटलेट एयर टेम्परेचर, इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर क्या है, और कोटिंग वेट ऑफ पॉलीमर, जो कोटिंग वेट है पॉलीमर का, वो भी एक क्रिटिकल जो है वो प्रोसेस पैरामीटर है अगर हम टैबलेट की बात करें। तो ये तो हमने बात की नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स में, जिसमें हमने ऑरल टॉपिकल सॉल्यूशन की बात की, टॉपिकल और ऑरल सॉल्यूशंस की बात की। उसके अलावा हमने टैबलेट्स की बात की कि उसमें कौन कौन से जो है वो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेराइल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन। यहाँ तो बात जो होगी वो होगी कि कौन सी फैसिलिटी हैं जो है वो हमें प्रोवाइड, स्टेराइल फैसिलिटी किस तरह प्रोवाइड करेंगे, और इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, या किस तरह जो है वो इवेलुएट किया जाएगा कि आपका जो भी आप उनका इक्विपमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं या स्टेराइल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो वाकई भी वो आपके जो स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं उसमें आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। The applications of qualification procedure is especially important for facilities, services and items of equipment. तो अगर हम इनकी बात करें इक्विपमेंट्स की, तो उसमें उनके क्वालिफिकेशन प्रोसीजर आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फैसिलिटीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए, या आइटम्स जो इक्विपमेंट के होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है इनको इवेलुएट करना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है वो यूज़ होते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो इक्विपमेंट है या फैसिलिटी है, स्टेराइल फैसिलिटी, वो पहले ही हमें चेक करनी होती है, क्योंकि ये बहुत देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो। तो उसमें आप क्रिटिकल एस्पेक्ट कौन से हैं? मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आर द फॉलोइंग: हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ स्टेराइल फैसिलिटी। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ स्टेराइल फैसिलिटी, ये पहले भी डिस्कस हुआ है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। प्योर वाटर सप्लाई, ये भी हो चुका है डिस्कस, जिसमें वाटर के हवाले से हमने बात की थी कि ज़ाहिर सप्लाई होगा आपकी। अगर हम बात करें वाटर की, तो वो आपके इक्विपमेंट के लिए भी होता है ज़रूरी, और आपको जो फैसिलिटी देनी होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसमें आपका प्योर वाटर यूज़ होता है। तो प्योर वाटर सप्लाई होनी चाहिए। स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट हैं, अब इक्विपमेंट हैं अगर स्टेरिलाइजेशन के, तो वो भी उनके अकॉर्डिंग जो है आपको सिलेक्ट करने होंगे आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और वो भी रिजल्ट्स वही प्रोवाइड करें जो उनकी रिक्वायरमेंट है। और फिर क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, अब जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इनमें इनकी भी जो है वो क्लीनिंग और सैनिटेशन की बात आ जाती है। फिर नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है वैलिडेशन ऑफ एयर हैंडलिंग सिस्टम। एयर हमने बात तो कर ली कि अगर हम स्टेराइल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या अगर हम हीटिंग, वेंटिलेशन की अगर हम बात करें, तो वो तो बात थी कि हमने प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स में भी देखा है और अभी भी जो है वो हमने डिस्कस किया है। लेकिन एयर जो कि आपके सराउंडिंग में, जो आपके इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो उसका हैंडलिंग सिस्टम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने स्टार्ट कर दिया और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अब उस एयर को हैंडल किस तरह करना है, तो ये आता है वैलिडेशन ऑफ एयर हैंडलिंग सिस्टम में, जिस पे हम एयर हैंडलिंग की बात करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें, द डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ एयर इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटेड ऑपरेशंस एरिया डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस इन द एरिया। अब जो एयर है
जैसे क्लीन एयर की अगर हम बात करें तो वो भी ज़ाहिर प्रोवाइड की जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट की और ऑपरेशंस उस एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हैंडलिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। टोटल एयर हैंडलिंग सिस्टम इंक्लूड्स द ओपन एयर इनटेक। अगर हम टोटल एयर हैंडलिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें ओपन एयर इनटेक की बात आती है, ट्रीटमेंट की बात आ जाती है, सप्लाई टू द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जो मतलब कितना सप्लाई करना है उस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, एंड एग्जॉस्ट शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइंड एंड वैलिडेटेड। सिर्फ यहाँ पे सप्लाई करने की बात नहीं है, यहाँ पे हमें एग्जॉस्ट जो है उसको भी प्रॉपरली डिज़ाइन करना है और वो भी वैलिडेटेड होना चाहिए। In order to maintain the air cleanliness in the area and airflow, the amount of air supplied and exhaust have to be balanced. अब यहाँ पे यही तो बात है हैंडलिंग सिस्टम में, हैंडलिंग सिस्टम की, कि इसमें आप जितना एयर फ्लो है तो उसका जितना अमाउंट सप्लाई हो रहा है एयर का, और अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें एग्जॉस्ट की तो दोनों जो है वो बैलेंस होने चाहिए। एयर सप्लाई एंड एग्जॉस्ट हैव टू बी बैलेंस्ड। For this purpose, the following parameters must be carefully controlled. अब अगर हम एयर हैंडलिंग सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केयरफुली जो है वो कंट्रोल होने चाहिए। जैसे कि लोकेशंस एंड नंबर ऑफ एयर सप्लाईज, लोकेशंस एंड नंबर ऑफ एयर एग्जॉस्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एयर सप्लाई और एयर एग्जॉस्ट दोनों को बैलेंस होना है। रेशो ऑफ एयर एक्सचेंज, किस रेशो में जो है वो एयर एक्सचेंज होगा या कितना रखना है, रेशो कितना होना चाहिए, ये सारे जो है वो कंट्रोल पैरामीटर्स हैं जो हमें केयरफुली कंट्रोल करने पड़ते हैं। रेशो ऑफ एयर एक्सचेंज, रिटर्न ऑफ एग्जॉस्ट एयर, रिटर्न की भी बात आ जाती है इसमें, और लोकेशन ऑफ लोकल एयर एग्जॉस्ट एंड एयर फ्लो पैटर्न एट द साइट ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोजर। जैसे कि अगर प्रोडक्ट ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोज हो रहा है तो उसमें एयर फ्लो पैटर्न वो भी केयरफुली कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उस एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रही है। तो आज का टॉपिक जो है वो लेक्चर यहीं तक ही है, जिसमें हमने वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन की बात की है, जिसमें डिफरेंट वैलिडेशन या डिफरेंट टाइप्स, जिसमें रॉ मटेरियल की बात आ जाती है, उसके अलावा एयर हैंडलिंग सिस्टम की बात आ जाती है, या अगर हम स्टेराइल फैसिलिटी देनी है या नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो हमें डिलीवर करने पड़ते हैं, वो सारे आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए। थैंक यू।